नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, शिक्षा जगत अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों का पता है कि हम बात करने वाले हैं संधि में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, या फिर हम कहें कि संधि में हम संधि के जिस भेद के बारे में बात करने वाले हैं वो है विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि से पहले हम स्वर और व्यंजन संधि पढ़ चुके हैं। और देखो, विसर्ग संधि से पहले स्वर संधि में क्या था कि जब धन के पहले स्वर होता है और धन के बाद भी स्वर होता है तो वो अपनी होती है क्या, स्वर संधि। मतलब जिसके आगे जी जिसके पीछे जी वो मेरी जीजा जी। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन संधि में ये था कि अगर धन से पहले स्वर हो धन के बाद व्यंजन हो तो वो भी अपनी व्यंजन संधि होगी। और अगर धन के पहले व्यंजन हो धन के बाद स्वर हो तो वो भी अपनी व्यंजन संधि होगी। और अगर धन से पहले भी व्यंजन हो धन के बाद भी व्यंजन हो तो वो भी अपनी व्यंजन संधि होगी। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो सभी विद्यार्थी दिल थाम के बैठ जाइए और इसी प्रकार अपनी दिव्या मैम के साथ जुड़े रहिए। और हम बात करने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो आज हम पूरा विस्तृत विसर्ग संधि के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, विसर्ग संधि में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो विसर्ग संधि है वो कहाँ किसे जाता है। तो देखो, विसर्ग संधि किसे कहा जाता है, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। मतलब विसर्ग का किसी स्वर और व्यंजन के साथ क्या होता है कि विसर्ग का जब किसी स्वर और व्यंजन से मेल होने पर विसर्ग में क्या प्रयोग होता है, विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। मतलब जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। और परिवर्तन कैसे होता है तो हम बिल्कुल आसान भाषा में जान लेते हैं कि अगर धन के पहले क्या हो विसर्ग और धन के बाद भी क्या हो, धन के पहले विसर्ग हो धन के बाद स्वर हो तो वो भी अपनी कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। और कैसी होगी वो हम उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे कि मैंने एक शब्द लिया, निह धन आकार। क्या है, निह धन आकार। ठीक है, अब देखो धन से पहले इसमें क्या है, विसर्ग है। क्या है, विसर्ग है। धन से पहले क्या है, इसमें विसर्ग है। और धन के बाद क्या है, इसमें धन के बाद है इसमें अपना स्वर। और अपना नियम भी क्या कह रहा है कि अगर धन से पहले विसर्ग हो धन के बाद क्या हो, स्वर हो, तो वो अपनी क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। इसी प्रकार जब निह धन आकार किया तो जो शब्द बना अपने सामने वो क्या बना, निराकार। क्या बना, निराकार। ठीक है। और अगर धन से पहले विसर्ग हो और धन के बाद क्या हो, व्यंजन हो, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो भी अपनी क्या होगी, विसर्ग संधि होगी। और धन से पहले विसर्ग हो धन के बाद क्या हो, व्यंजन हो, तो ये भी एक हम उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, एक शब्द लिया मैंने, मन है धन हर। क्या है, मन है धन हर। जब हमने यहाँ पे किया तो देखो धन से पहले बेटा अपना क्या है, विसर्ग है। क्या है, विसर्ग। ठीक है। और धन के बाद अपना क्या है, धन के बाद जो दूसरा पद है, दूसरे पद का पहला वर्ण है वो क्या है बेटा, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन। ठीक है। और अपने यही बात है कि धन से पहले विसर्ग हो धन के बाद क्या हो, व्यंजन हो, तो वो अपने क्या है, विसर्ग संधि। तो मन है धन हर जब हमने किया तो जो शब्द बना वो क्या बना, मनोहर। क्या बना, मनोहर। ठीक है। इस प्रकार हमने जान लिया कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। और विसर्ग संधि को उदाहरण के माध्यम से हमने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि विसर्ग संधि के जो नियम है और जो महत्वपूर्ण नियम है, जितने भी महत्वपूर्ण नियम हैं उन सारे महत्वपूर्ण नियमों के बारे में आज हम इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक जानेंगे। तो देखो, विसर्ग संधि का जो पहला नियम है वो क्या है। तो देखो, विसर्ग से पूर्व अह तथा विसर्ग के बाद सघोष वर्ण तथा श हो तो अह का क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है। और हम अगर आसान भाषा में जाने तो क्या होता है कि धन से पहले तो क्या हो, अह हो, और धन के बाद क्या हो, सघोष वर्ण हो। बेटा यहाँ पे घोष वर्ण लिखा हुआ है लेकिन आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि अगर धन के बाद क्या हो, धन के बाद अगर अपना सघोष वर्ण हो तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे विसर्ग का क्या होगा बेटा, वहाँ पे विसर्ग का होगा ओ। क्या होगा, ओ। और कैसे होगा वो हम उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। देखो, हमने उदाहरण लिया,
देखो तप है धनमय, क्या है, तप है धनमय। तो अब देखो ये जो है इसमें क्या है, तप है में क्या है, अह, और धन के बाद मय, तो ये अपना क्या है, पांचवा वर्ण। और यही तो बात था, यही तो नियम है अपना कि धन के पहले अह हो, धन के बाद में क्या हो, कोई भी सघोष वर्ण हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा। और तप है धनमय जब हमने किया और जब इसका संधि हमने किया तो जो शब्द बना वो क्या बना, तपोमय। मतलब इसमें किसकी मात्रा जुड़ गई, इसमें अपने जुड़ गई ओ की मात्रा। ठीक है, अब देखो तेज है धनमय, तो यहाँ पे क्या हुआ, तेज है, यहाँ पे क्या मिला हुआ है, अह, क्या है, अह। ठीक है, क्योंकि जय में क्या है, अ है। ठीक है, उसके बाद देखो मैं, अब ये मैं क्या है, ये है अपना पांचवा वर्ण। पांचवा वर्ण तो है, लेकिन पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होते हैं वो कौन से होते हैं, सघोष वर्ण होते हैं। तो ये अपना कौन सा है, सघोष वर्ण। और सघोष वर्ण हुआ तो अब जब हम इसको मिलाएंगे, जब इन दोनों वर्णों को हम मिलाएंगे तो मात्रा किस में परिवर्तित होगी, ओ में परिवर्तित होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, तेज है धनमय, तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, तेजोमय। क्या बनेगा, तेजोमय। ठीक है, उसके बाद देखो अधः धनगामी, क्या है, अधः धनगामी। अब देखो अधः जो है, तो ध जो है, देखो बेटा ये अच्छे से समझना, ध क्या है, अभी पूरा है। जब मैंने इसको आधा किया तो ये क्या हुआ, आधा ध धन अ, और इसके आगे क्या है, विसर्ग धन गामी। अब जो गा है, गा मतलब दूसरा पद है, गामी है, और गामी में जो पहला वर्ण है वो क्या है, गा। और गा कौन सा है, क वर्ग का तीसरा वर्ण है। क्या है, क वर्ग का तीसरा वर्ण है। गा जो है क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो ये अपना क्या हो गया, सघोष वर्ण हो गया। क्या हो गया, सघोष वर्ण। और सघोष वर्ण ये हो गया तो हमें क्या है, धन से पहले हमारे क्या है, धन से पहले अपना क्या है, अह है, और धन के बाद क्या है, सघोष वर्ण है, तो वो मात्रा किस में परिवर्तित हो जाएगी, ओ में परिवर्तित हो गई। तो जो शब्द बना अधः धन गामी को मिलाकर वो क्या बना, अधोगामी। ठीक है, फिर देखो यस है धनधा, क्या है, यस है धनदा। अब धन से पहले क्या है, धन से पहले अपने श में क्या छिपा हुआ है, श में अच्छे से दिख रहा है कि ए छिपा हुआ है। ए के बाद क्या है, विसर्ग है, धन दा। अब ये क्या है, तय थ द। ठीक है, तो ये तय वर्ग का कौन सा है, तीसरा वर्ण है। क्या है, तीसरा वर्ण। तो ये मात्रा किस में परिवर्तित होगी, ओ में परिवर्तित हो गई। तो यस है धन दा जब हमने किया तो जो शब्द बना वो बना यशोदा। मतलब शो पे किसकी मात्रा लग गई, शो पे अपने लग गई ओ की मात्रा। उसी प्रकार देखो सरह धनवर, तो ये र है, र आधा करेंगे तो ए निकला इसमें से, और ए के आगे विसर्ग लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे है धनवर। वह क्या है, यह वह है ना, और वह क्या है, वह भी क्या है, सघोष वर्ण है। वह जो है वो क्या है अपना, वह जो है ये अपना क्या है, सघोष वर्ण। क्या है, सघोष वर्ण। और सघोष वर्ण होने के कारण मात्रा किसमें, जब इन दोनों वर्णों को हमने मिलाया तो मात्रा किस में परिवर्तित होगी, ओ में। किस में, ओ में। तो क्या होगा, सरह धनवर जब हमने किया तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, सरोवर। ठीक है, कंप्लीट अपना पहला नियम। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे नियम पे। अब देखो अपना दूसरा नियम क्या कहता है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब देखो छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भी सघोष वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। मतलब अब हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर धन के पहले छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आए और धन के बाद अगर सघोष वर्ण आए, ठीक है, सघोष वर्णों में क्या क्या होता है बेटा, सघोष वर्ण आप सभी को बता दिया गया है, तीसरा, चौथा और पांचवा। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष वर्ण होते हैं। स्वर जितने भी अपने होते हैं वो सघोष वर्ण होते हैं। और यहाँ तक यह, र, ल और वह और है, ये अपने क्या होते हैं, ये जितने भी है बेटा ये अपने सारे होते हैं सघोष वर्ण। क्या होते हैं, सघोष वर्ण। ठीक है, ये अपने होते हैं सघोष वर्ण। तो धन के बाद अगर सघोष वर्ण आए और धन से पहले अगर छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आए तो वहां पे क्या होगा, विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग जो परिवर्तित हो जाएगा वो बेटा अपने परिवर्तित हो जाएगा किसमें, र में परिवर्तित हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा वो हम उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। तो देखो अब हम आ जाते हैं अपने उदाहरण पे। देखो
अब र में कैसे परिवर्तित हो रहा है वो अब हम जान लेते हैं उदाहरण के माध्यम से। और देखो हमारे सामने कुछ शब्द है जैसे कि आसी है धनवाद। क्या है? आसी है धनवाद। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे विसर्ग से पहले बड़ी ई की मात्रा आ रही है, क्योंकि सी में जो जुड़ी हुई है वो किसकी मात्रा जुड़ी हुई है? सी में जो जुड़ी हुई है वो बड़ी ई की मात्रा जुड़ी हुई है, धन्यवाद। वह जो है अपना जो दूसरा पद है इसका पहला जो वर्ण है वह, ये क्या है अपना? सघोष वर्ण है। क्या है? सघोष वर्ण है। इसी प्रकार आसी है धनवाद जब हमने किया तो जो शब्द बना वो क्या बना? आशीर्वाद। मतलब क्या हुआ कि धन से पहले बड़ी ई आई है ना, और कब आई? विसर्ग से पहले बड़ी ई आई और उसके बाद क्या आया? सघोष वर्ण आया। और यही नियम ने कहा था कि अगर धन से पहले छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आए और धन के बाद कोई भी सघोष वर्ण आए तो वहां पे क्या हो जाएगा? विसर्ग जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। और यही इस शब्द के साथ हुआ है। क्या हुआ है? आशी है धनवाद जब हमने किया और जब इसकी संधि हमने की तो जो शब्द अपना बना वो क्या बना? आशीर्वाद। ठीक है। अब देखो दुहे धन लभ, दुहे धन लभ है ना। अब यहाँ पे क्या है? छोटी ऊ की मात्रा। ठीक है। और विसर्ग से पहले छोटा ऊ आ रहा है और लय क्या है अपना? लय क्या है अपना? सघोष वर्ण है। क्या है? सघोष वर्ण है। ठीक है। तो यहाँ पे विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? दुहे धन लभ हम जब करेंगे तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? दुर्लभ है ना। उसके बाद देखो दुहे धन अवस्था। दु क्या है? यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा है। धन ए क्या है? ए अपना सघोष वर्ण है। क्या है? सघोष वर्ण है। क्यों है? क्योंकि सघोष वर्ण इसलिए है क्योंकि ए जो है वो क्या है? ए जो है वो अपना क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। और स्वर तो है लेकिन स्वर जो आते हैं वो किस में आते हैं? सघोष वर्ण में आते हैं। किस में आते हैं? सघोष वर्ण में आते हैं। इसलिए देखो दुहे धन अवस्था जब हमने किया तो जो शब्द बना वो क्या बना? दुरवस्था। मतलब विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया? विसर्ग जो अपना है वो किस में परिवर्तित हो गया बेटा? र में परिवर्तित हो गया। उसी प्रकार आगे देखो यहाँ पे है निह धन अर्थक और जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? निरर्थक। उसके बाद यहाँ पे है दुहे धन उपयोग तो जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? दुरुपयोग। ठीक है। आगे चले। अब देखो अपना तीसरा नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो। किससे पूर्व कोई स्वर हो? विसर्ग से पूर्व अगर कोई स्वर हो तथा विसर्ग का मेल च, छ, से हो तो श में हो जाता है। मतलब धन से पहले क्या हो कि स्वर हो। मतलब धन से पहले, विसर्ग से पहले क्या हो? स्वर हो अपना। ठीक है। और धन के बाद च, छ और श हो तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? श और श में। कैसे परिवर्तित होगा वो हम उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण लिया मेन देखो अतः धन चेतना। क्या है? अतः धन चेतना। तो यहाँ पे देखो बेटा विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? अतः क्या है? अतः क्या है अपना? यह है अपना पहला पद मान लो ना। क्या है अपना? अतः जो है ये पहला पद है और पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है बेटा? तय है। क्या है? तय। और तय को जब हम आधा करते हैं तो हलंत नीचे लगा के ए लिखते हैं। तो ए क्या है? इसमें स्वर है। और देखो अगर हम इसके बात करें तो ये क्या है? विसर्ग धन च। क्या रहा है? च। यही है अपना नियम। यही है ना अपना नियम। तो अब क्या होगा कि देखो धन से पहले, विसर्ग से पहले स्वर आ रहा है, धन के बाद क्या आ रहा है? अपना च आ रहा है। तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? आदेश में। कैसे? अतः धन चेतना। तो जो शब्द जुड़ के बनेगा वो क्या बनेगा? अतः धन सचेतना। है ना। तो यहाँ पे क्या जुड़ गया? आदा श। ठीक है। उसके बाद देखो अब है मन है धन चेतना। तो यही इसमें हुआ है कि जो धन से पहले मन है, मन है क्या है? पहला पद है। पहले पद का जो अंतिम वर्ण है वो हमारे न है और न में क्या छिपा हुआ है? ए छिपा हुआ है। और न के बाद क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है, धन चेतना। तो धन के बाद च लगा हुआ है तो शब्द किस में बदल जाएगा? आदेश में। और मन है धन चेतना जब हमने किया तो क्या बना? मन है सचेतना। ठीक है। उसी प्रकार देखो यश धन शरीर। अब ये यश धन शरीर है। श जो है अपना, श जो है ये अपना पूरा है। जब हमने इसको आधा किया तो नीचे हलंत लग गया, इसमें से ए हमने निकाल लिया। ठीक है। और इसके आगे क्या है? विसर्ग है, धन श है। क्या है?
श है, ठीक है। यही बात अपने यहाँ पे है। तो अगर क्या हुआ कि ये हुआ तो भी क्या होगा, ये किस में भी परिवर्तित हो जाएगा, श में, और क्या बनेगा, यश शरीर, ठीक है। इसी प्रकार देखो निह धन चे, तो ये क्या बन जाएगा, निश्चय। हरि धन चंद्र, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, हरीश चंद्र, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट नियम पे, अगले नियम पे। और अगला नियम कौन सा, अपना चौथा नियम है। देखो चौथा नियम अपना क्या कहना चाहता है, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो विसर्ग से पूर्व ई या उ, धन, क ख ट ठ प फ आने पर विसर्ग श में परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, कहना ये चाहता है कि अगर धन से पहले क्या आया, धन से पहले ई या फिर क्या आया, उ आया, और धन के बाद क ख ट ठ प फ आया, तो विसर्ग श में परिवर्तन हो जाएगा। इसमें परिवर्तित होगा, श में परिवर्तित होगा। और श में तो परिवर्तित होगा, लेकिन क्या परिवर्तित होगा, जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित होगा, वो बेटा अपना परिवर्तित होगा श में, ठीक है। और वो हम देख लेते हैं उदाहरण के माध्यम से कैसे। देखो हमने उदाहरण लिया आबी धनकार, आबी है धनकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आबी है ये पहला पद है अपना, और वी जो है इसका अंतिम वर्ण है। अंतिम वर्ण में क्या है, छोटी ई, और वी के आगे क्या लगा हुआ है, विसर्ग। यहाँ पे देखो विसर्ग भी है ना, धनकार, क आ रहा है ना, क आ रहा है अपना, यहाँ पे क आ रहा है, ठीक है, मतलब क्रिया धातु का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। तो आवी धनकार जब हमने किया तो जो शब्द बनेगा वो आविष्कार बनेगा। और यहाँ पे आधा श क्यों आया, यहाँ पे आधा श इसलिए आया क्योंकि यही अपना नियम कहता है कि अगर धन से पहले ई और उसके बाद विसर्ग लगाओ, धन के बाद क्या हुआ, क वर्ग आया, या फिर क्या ख ट ठ प फ, इनमें से कोई सा भी वर्ग का वर्ण आया तो वहाँ पे क्या होगा, ये वाला श हो जाएगा। तो जो शब्द बना वो क्या बना, आविष्कार। उसके बाद देखो चतु धन कोण, यहाँ पे क्या है, छोटा ऊ, यही है ना, यहाँ पे नियम अपना यही है, धन से पहले और धन के बाद क्या है, कोण, मतलब क्रिया धातु आ रही है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे, चतु है धन कोण, तो जो शब्द बना वो क्या है, चतुष्कोण, क्यों, श में परिवर्तित हो गया। उसके बाद देखो निह धन पक्ष, अब निह में क्या है, छोटी ई है, ठीक है, ये विसर्ग मान लो अपने। और यहाँ पे पक्ष, प क्या है, प वर्ग है इसमें, तो प वर्ग आ ही रहा है अपना, तो किस में परिवर्तित होगा, आधे श में परिवर्तित होगा। तो निह धन पक्ष जब हमने किया तो जो शब्द बना वो क्या बना, निश्च पक्ष, और कौन सा श बन गया, ये वाला आधा श बन गया। उसके बाद देखो निह धन फल, क्या है, निह धन फल, तो अब यहाँ पे क्या है, नी, यहाँ पे क्या है, छोटी ई, क्या है, छोटी ई, ये मान लो, और धन फ, फ वर्ग। अब फ देखो यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत रखना बेटा, प वर्ग में ही फ आता है, प जो वर्ग है उसी में फ आता है। और इसमें यही कहा गया है कि चाहे क वर्ग का है, ख वर्ग का है, ट वर्ग का है ना, ठ तो इसमें है ही ट वर्ग में ही, प और फ। अब देखो फ जो है वो प वर्ग में आता है, लेकिन यहाँ पे फ दिया हुआ है, तो देखो फ अपना आ ही गया, यहाँ पे क्या है, फ, तो क्या होगा यहाँ पे, निह धन फल जब किया तो निष्फल, ये यहाँ पे ये वाला श लग जाएगा, ठीक है। अब देखो निह धन क्रिय, तो यहाँ पे निह ये भी है छोटी मात्रा, यहाँ पे ये मात्रा लग रही है धी, और ये क्या ही रहा है अपना, तो क्या बनेगा, निष्क्रिय, क्या बनेगा, निष्क्रिय। जो शब्द बना अपना वो क्या बन गया, निष्क्रिय। कंप्लीट, चले आगे, ये अपना कंप्लीट हो गया चौथा नियम। अब देखो आगे, अब देखो अपना पांचवा नियम, कौन सा नियम, अब हम देख लेते हैं अपना पांचवा नियम। पांचवें नियम में क्या है वो हम जान लेते हैं। देखो नियम 5 क्या कहता है कि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद, है ना, विसर्ग के बाद त थ श आने के बाद विसर्ग का श हो जाता है, ठीक है। मतलब धन से पहले विसर्ग आना चाहिए, और धन के बाद अगर त थ श आया तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधे श में, ठीक है। कैसे, वो उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं। देखो उदाहरण, अतः धन ताप, क्या है, अतः धन ताप, धन से पहले बेटा विसर्ग है ना अपना, धन से पहले अपने विसर्ग है,
धन के बाद अपना क्या आ रहा है, त आ रहा है। धन से पहले विसर्ग, धन के बाद त, तो वो किस में परिवर्तित होगा, वो इस वाले श में परिवर्तित होगा। तो देखो जो शब्द बनेगा अतः धन ताप को मिलाकर जो शब्द बना वो क्या बना, अंतः स्ताप। ठीक है। उसके बाद देखो दुह धन तर, तो दुह में क्या है, दुह में क्या है, विसर्ग है ना, विसर्ग लगा हुआ है दुह के आगे। उसके बाद देखो तर, त है ही अपना, त वर्ग है ही। ठीक है। तो क्या बना, दुस्तर, मतलब आदेश में परिवर्तित। फिर उसके बाद देखो विह धन तरप, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है अपना, यहाँ पे विसर्ग आ रहा है, क्या है, विसर्ग, और यहाँ पे त आ ही रहा है। ठीक है। तो विह धन त्रत जब हमने किया तो क्या बना, विस्तर्त, क्या बना, विस्तर्त। ये वाला शय इसमें लग गया है ना, क्योंकि नियम यही कह रहा है। उसके बाद देखो निह धन तेज, यहाँ पे क्या है, निह धन तेज, तो देखो विसर्ग आ रहा है ना, यहाँ पे विसर्ग लग रहा है। ठीक है। धन, धन के बाद त है, और यही अपना नियम कहता है कि अगर धन से पहले विसर्ग हो, धन के बाद क्या हो, चाहे त हो, थ हो या श हो, ये आया तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, संधि होने पर श में परिवर्तित हो जाएगा। और वही हुआ है निह धन तेज जब हमने किया तो जो शब्द बना वो क्या बना, निस्तेज, क्या बना, निस्तेज। उसके बाद देखो नमः धन ते, क्या है, नम है धन ते। अब देखो नम है धन ते जो है इसमें क्या है, मैं, यहाँ पे विसर्ग है अपना। ठीक है। क्या है अपना, विसर्ग, और धन ते है ही अपना, तो जो शब्द बना वो नमस्ते, क्योंकि यहाँ पे श में परिवर्तित हो गया। ठीक है। कंप्लीट अपना पांचवा नियम अपना कंप्लीट, कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई डाउट मैंने छोड़ा नहीं है। अब देखो नियम 6 क्या कहता है अपना, नियम 6 को हम देख लेते हैं कि अह के बाद अ को छोड़कर, मतलब अह के बाद किसको छोड़कर, अह के बाद अ को छोड़कर कोई और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। अह के बाद अगर क्या हो, अ को छोड़कर कोई और स्वर हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा बेटा, लोप हो जाएगा। कैसे, उदाहरण के माध्यम से हम जान लेते हैं। देखो अतः धन एव, अतः धन एव, अह के बाद कोई भी स्वर आए, मतलब अब देखो बेटा अह को छोड़कर कोई भी और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, अतः आ रहा है अपने, यहाँ पे क्या आ रहा है, अह, ये तो हो ही रहा है अपना, तय में ए छिपा हुआ है, लेकिन ए आ रहा है बेटा यहाँ पे। और यहाँ पे कहा गया है कि अह को छोड़कर अगर कोई सा भी स्वर आया तो वहाँ पे विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, अतेव। ठीक है। अब देखो मन है धन उच्छेद, यहाँ पे क्या आ रहा है, मन है में अह, धन उ, क्या आ रहा है, धन उ, मतलब अ नहीं आ रहा, अ आता तो वैसे की वैसे विसर्ग लगता, लेकिन यहाँ पे अलग स्वर आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा स्वर आ रहा है, यहाँ पे अपना आ रहा है उ, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, मन उच्छेद, क्या बनेगा, मन उच्छेद। क्यों, क्योंकि विसर्ग का यहाँ पे क्या हो गया, विसर्ग का यहाँ पे हो गया अपने लोप हो गया। उसके बाद देखो यस है धन इच्छा, क्या है, यस है धन इच्छा, तो यहाँ पे क्या है, अह, पहला पद है उसका अंतिम वर्ण है वो, इसमें क्या है, अह धन इच्छा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे भी वही हो रहा है कि उसके बाद में अ तो आ नहीं रहा, ई आ रहा है, क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो बेटा यहाँ पे भी क्या होगा, यस इच्छा, विसर्ग का क्या हो गया, लोप हो गया। क्या हो गया, विसर्ग का लोप हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम, जो अपना नियम 7 है वो क्या कहना चाहता है वो हम जान लेते हैं। देखो ई के बाद, किसके बाद, ई के बाद र हो तो ई के स्थान पर ई हो जाएगा। देखो कितना आसान, कितना मस्त, कितना बढ़िया, कितना बस क्लास है ना, कितना अच्छा नियम है ना, कि ये क्या कहना चाहता है कि ई के बाद र हो, किसके बाद, अगर ई के बाद र हो तो ई के स्थान पर बस क्या हो जाएगी बेटा, अब ई के स्थान पे, सिर्फ ई के स्थान पे बड़ी ई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी, मतलब धन से पहले ई हो और धन के बाद र हो तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई में। और बड़ी ई में कैसे परिवर्तित होगी वो हम अब उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। देखो उदाहरण हमने लिया दिह धन रज, क्या है, दिह धन रज। अब देखो छोटी ई है अपने, यही है नियम, और धन के बाद क्या है, र है, क्या है, धन के बाद र है बेटा। तो जो मात्रा है यहाँ पे, जो छोटी मात्रा लगी हुई है उसको सिर्फ हमें क्या करना है, उसे हम बड़ी ई में परिवर्तित करना है। बड़ी ई का मतलब बड़ी मात्रा में परिवर्तित करना है, तो जो शब्द बन जाएगा वो अपना क्या बनेगा, धीरज। ठीक है। उसके बाद देखो निह धन रव,
क्या है इससे पहले, क्या है बेटा इससे पहले, वही है इससे पहले छोटी ई धन र, क्या है र, और र आ गया। यही अपना नियम था कि धन से पहले अगर ई और विसर्ग धन के बाद र आया तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बड़ी ई में। तो जो शब्द बना निह धन रव करने पर जो शब्द बना वो क्या बना, नीरव, है ना। उसके बाद देखो निह धन रद, क्या है, धन से पहले ये है, धन के बाद र है। क्या है अपना नियम कि जब ये आया तो जो शब्द बनेगा वो जो बनेगा वो क्या बनेगी, बड़ी ई बनेगी। और जो शब्द बना निह धन रद्द करने पर जो संधि हुआ वो क्या हुआ, नीरद, ठीक है। अब देखो निह धन रोग, क्या है बेटा इसमें ई है, ठीक है, धन र है। क्या है अपना नियम, अपना नियम यही है कि बड़ी ई में परिवर्तित हो जाएगा। तो निह धन रोग जब हमने किया तो जो शब्द बनेगा बेटा वो बनेगा निरोग, क्या बनेगा, निरोग, ठीक है। यह था अपना 7वां नियम, बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा सा नियम था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम अब अगले नियम पे। देखो अब अपना अगला नियम क्या है वो हम जान लेते हैं कि अपना जो अगला नियम है वो क्या है। बेटा आवाज देख लेते हैं, क्या पता ना, ध्यान रखना पड़ता है ना। अब देखो 8वां नियम क्या है, विसर्ग से पूर्व, इससे पूर्व, विसर्ग से पूर्व अ हो तथा विसर्ग का मेल क ख प फ से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो बेटा अब 8वां नियम क्या कहना चाहता है कि भाई विसर्ग से पूर्व अ हो तथा विसर्ग का मेल, किसका मेल, विसर्ग का मेल क ख प फ से हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे वो देख लेते हैं। अंत है धनपुर, है ना, अंत है धनपुर, यही अपना नियम है कि क्या है, विसर्ग से पूर्व अ हो, विसर्ग से पूर्व अपने अ है, तय में क्या है अ, तय में क्या है बेटा अ है, ठीक है। तथा विसर्ग का मेल क ख प फ, ठीक है, हो रहा है, पैसे मेल हो रहा है ना। तो क्या होगा कि पैफ ऐसे हो तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बेटा नहीं हुआ क्योंकि धन से पहले अ है, धन के बाद प आ रहा है, ठीक है। और जब क्या कहा गया था कि अ धन प, इनका जब मेल हो रहा है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या होगा, अतः धनपुर, तो यहाँ पे क्या है, अंत है पुर, ठीक है। उसी प्रकार अगला देखो, अतः धन करण, अतः धन कर्ण। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही है बेटा अपने, इसमें भी क्या है, ए छिपा हुआ है, क्या है, ए छिपा हुआ है, धन के बाद क है। और यहाँ पे देखो ये वाला क का नियम, पे का नियम हमने देख लिया। तो अब देखो ए धन क जब किया तो ये किस में, यहाँ क्या होगा, क्योंकि विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि नियम के अनुसार चीज है। तो अंत है कर्ण, क्या है, अंत है कर्ण। उसके बाद देखो अधः पतन, क्या है, अधः पतन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है अपना, विसर्ग से पहले अ है, धन प, तो यहाँ पे प का नियम है ना अपने, ठीक है। तो अ धन प जब हुआ तो क्या होगा बेटा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो बनेगा शब्द अधः धन पतन, जब हमने किया और जो शब्द बना वो क्या बना, अधः पतन, मतलब जैसा टूटा वैसा का वैसा ये जुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो मन है धन कामना, क्या है, यहाँ पे अ है, धन कामना क है, तो क्या होगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा शब्द टूट रहा है वैसा का वैसा जुड़ेगा। मतलब मन है धन कामना है तो जो शब्द बनेगा वो भी क्या बनेगा, मन है कामना, ठीक है, कंप्लीट। अब कुछ अपवाद भी होते हैं बेटा, क्या होते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं, तो वो अपवाद पता होना भी हमें जरूरी है। जैसे कि नम है धनकार, कृत प्रत्यय से है तो जो शब्द बनेगा वो नमस्कार, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग का क्या बन गया, श बन गया, ठीक है। यहाँ देखो पुर है धनकार तो विसर्ग का क्या बन गया, यहाँ पे पुरस्कार, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर है ना जो नम है धनकार तो नमस्कार मतलब श में परिवर्तित हो जाता है विसर्ग, है ना। अब देखो अपना अगला नियम है वो क्या है, नियम 9, नियम 9, उस पे हम अब चर्चा कर लेते हैं कि अपना जो 9वां नियम है वो क्या कहना चाहता है। देखो विसर्ग, विसर्ग मतलब भाई विसर्ग तो विसर्ग होते हैं ना, उसमें अ है, ई है, उ है, धन श श स, है ना, बराबर श श श में परिवर्तन,
अब क्या कहना चाहता है कि भाई धन से पहले अगर अह आया, इह आया, उ है, मतलब अ के आगे विसर्ग आए, ई के आगे विसर्ग आए, और विसर्ग से पहले उ आया, विसर्ग से पहले ई आया, विसर्ग से पहले अ आया, ठीक है। धन से पहले और धन के बाद अगर श आया तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, आधे श और पूरे श में। इस वाले आधे श और पूरे श में, और इस वाले आधे श और पूरे श में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो हम उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं। तो देखो अब हम उदाहरण के माध्यम से जान लेते हैं कि कैसे परिवर्तित हो जाता है। तो देखो पुरह धन सर, ठीक है। अब देखो विसर्ग से पहले क्या है बेटा, पुरह में क्या है, है अपना नियम। धन के बाद क्या है, श है अपने श, ये रहा श। तो अब क्या होगा कि पूरे शर, मतलब ये श वाला आधा श और पूरा श इसमें लग गया, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है अपना दुह धन शासन। अब इसमें क्या है, ऊ की भी है, छोटा ऊ भी है। अब देखो छोटा ऊ धन शाह, श वाला है ना इसमें, ये वाला श, तो इसमें ये वाला श है, तो नियम के अनुसार है। तो यहाँ पे क्या होगा, दुशासन, मतलब क्या होगा, यहाँ पे आधा श और बड़ा श छूट जाएगा, ठीक है। आधा श भी आएगा और पूरा श भी अपना आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो दुह धन स्वप्र, है ना। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे भी छोटा हुआ है, क्या है, यहाँ पे भी अपना छोटा हुआ है, वो है धन, यहाँ पे क्या है, श आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दुष्प्रभ, ठीक है। उसके बाद देखो निह धन शांत। तो यहाँ निह में क्या है, छोटी ई है ना अपना नियम, ये रही छोटी ई। और यहाँ पे क्या है, विसर्ग धन श है ही अपना, तो नियम सही कह रहा है। तो यहाँ पे ये देखो निशांत बन गया, है ना, श आधा श और पूरा श उसमें आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो अब अपना 10वां नियम क्या है, 10वां नियम तो है बेटा, है ना। अब अपना 10वां नियम क्या है, और 10वां क्या बेटा अपना लास्ट नियम क्या है, ये हम जान लेते हैं। तो देखो अब अपना लास्ट नियम है, और लास्ट नियम है तो आप सभी को पता है कि लास्ट नियम है, इसका मतलब क्लास कंप्लीट होने वाली है ना। तो देखो अब है ना लास्ट नियम है, मतलब क्लास कंप्लीट होने वाली है, तो लास्ट नियम को भी अच्छे से समझ लो। अब देखो लास्ट नियम क्या कहना चाहता है कि धन से पहले अह आह, है ना, और धन के बाद क ख प फ, तो विसर्ग के स्थान पे क्या होगा, श हो जाएगा। क्या होगा, विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। मतलब धन से पहले अगर विसर्ग से पहले अ आए और विसर्ग के बाद आ आए, है ना, विसर्ग से पहले अ आए और विसर्ग से पहले आ आए, कब, धन से पहले, और धन के बाद क ख प फ, है ना, ये वर्ग आए, तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, श हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा वो हम जान लेते हैं। देखो उदाहरण लेते हैं हम, पुरह धन कृत, क्या है, पुरह धन कृत। अब देखो यहाँ पे क्या है, धन से पहले क्या है, विसर्ग से पहले आ रहा है, धन के बाद क्या है, क है, क्या है, क है बेटा, हो गया काम कंप्लीट। तो पुरस्कृत मतलब विषय में परिवर्तित हो गया। उसके बाद देखो पुरह धनकार, यहाँ पे भी वही है, ये वाला अह आ रहा है, धन क आ रहा है, तो किस में, इस श में परिवर्तित हो गया। जो शब्द बना पुरह धनकार, तो जो शब्द बना वो क्या बना, पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद देखो बाह्य धन कर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें विसर्ग से पहले आ है, और यहाँ पे देखो है ना, विसर्ग से पहले आ, धन से पहले, है ना। अब देखो इधर यहाँ पे क है, धन क, तो क्या हुआ, किसमें परिवर्तित होगा, श में। तो वह भा धन कर, मतलब क्या बना, भास्कर। बरह धन पति, तो क्या बना, बरह, मतलब यहाँ पे भी वही है, और जो शब्द बन जाएगा वो अपना क्या बनेगा, भरशपति। क्या बनेगा, भरशपति। वही देखो आगे क्या है, नम है धनकार, यहाँ पे भी वही है, अ विसर्ग से पहले अ, धन क, तो किस में परिवर्तित, श में, इस आदेश में, ठीक है। और वही है नम है धनकार, तो क्या बना, नमस्कार, ठीक है। उसी प्रकार बन धनपति, तो वनस्पति। ये था बेटा अपना विसर्ग संधि। समझो तो बहुत कठिन नहीं, ना समझो तो बहुत कठिन, और समझो तो बहुत आसान, है ना। सब कुछ अपने पे डिपेंड होता है। जब हम किसी क्लास को पूरे मन के साथ,
पूरे अपने माइंड को एक जगह एकत्रित करके देखते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे हम समझ नहीं सकते, जिसे हम कर नहीं सकते। और मैंने तो तुम्हें इतने आसान तरीके से विसर्ग संधि को समझाया है कि अगर तुमने ये क्लास ले ली तो आगे तुम्हें कोई क्लास लेने की आवश्यकता ही नहीं है। विसर्ग संधि से संबंधित इसी क्लास को बार बार रिपीट करके पढ़ना है ना। तो आज अपना संधि के जितने भेद थे वो आज हमने कवर कर लिया। यहाँ तक कि आज संधि का लास्ट भेद था विसर्ग संधि, वो आज अपनी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।